हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू बाला फिर से हाजिर हूँ एक नई सनसनीखेज रचना के साथ जिसका शीर्षक है द सीरियल किलर। तो शुरू करते हैं द सीरियल किलर। 2 दिन परिवार के साथ मौज मस्ती कर सब इंस्पेक्टर सुरेश पांडे जैसे ही सुबह सुबह पहाड़गंज स्थित थाने में पहुँचे तो लैंडलाइन फ़ोन की घंटी घनघना उठी। लगातार 5-6 बार लंबी बेल बजने के पश्चात बड़े ही अनमने भाव से पांडे जी ने रिसीवर उठाया तो दूसरी ओर से पास ही के गांव का सरपंच हरपाल सिंह फ़ोन पर बात कर रहा था। फ़ोन सुनते ही आनन फानन में पांडे जी ने जीप निकलवाई और 3-4 कांस्टेबल को साथ लेकर घटनास्थल की ओर चल पड़े। जैसे ही वो घटनास्थल की ओर बढ़े, हवा के साथ एक तेज़ दुर्गंध का झोंका उनके नथुनों से होते हुए फेफड़ों में समाता चला गया और मजबूरन उन्हें अपनी नाक को रुमाल से ढकना पड़ा। घटनास्थल पर एक नौजवान युवती की अधनंगी लाश पेड़ से बंधी पड़ी थी, जिसकी स्थिति बहुत ही भयावह थी और लाश पर मक्खियाँ भिन भिन आ रही थी और आसपास के पूरे वातावरण में तेज दुर्गंध व्याप्त थी। लगभग 20 साल की नौकरी के दौरान सैकड़ों लाशें देख चुके सब इंस्पेक्टर भी आज इस लाश की दुर्गति को देखकर सिहर उठे और उन्होंने अपनी टोपी उतारकर बगल में दबा ली। ये किस हैवान की करतूत है? इतना बेरहम कौन हो सकता है? अनायास ही हवलदार श्रीपाल के मुंह से फूट पड़ा। क्या इस लड़की को कोई जानता है? पांडे जी ने एकत्रित भीड़ से प्रश्न किया। नहीं साहब, यह लड़की इस गांव की है ही नहीं। मगर आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं? इसका तो चेहरा भी बुरी तरह से खराब कर दिया गया है। साहब, मैं इस गांव का सरपंच हूँ। मैंने ही आपको फ़ोन करके बुलाया है। दरअसल हमारा गांव बहुत छोटा सा है और गांव में अगर किसी को बुखार भी हो जाए तो सबको उसकी खबर लग जाती है। हमने आपके आने से पहले सारे गांव से पूछताछ कर ली है और हमारे गांव की कोई भी लड़की लापता नहीं है। सुरेश पांडे जी ने आगे बढ़कर लाश की बारीकी से जांच शुरू कर दी और सभी गांव वालों को घटनास्थल से दूर हटा दिया। कहीं किसी ने यहाँ पर किसी चीज़ को छुआ तो नहीं? और सबसे पहले लाश को किसने देखा? साहब, मेरा नाम रावतार है। यह जो सामने वाले खेत हैं यह मेरे हैं। आज सुबह जब मैं अपने खेतों में आया तो मारे बदबू के मेरा तो दिमाग चकराने लगा। मुझे लगा कि कोई आवारा जानवर यहाँ पर मरा पड़ा होगा। जब ढूंढते ढूंढते मैं इस खंडर में पहुँचा तो इस दर्दनाक दृश्य को देखकर मैं तो सन्न रह गया। साहब, यह जगह काफ़ी सालों से खाली पड़ी है और इसका मालिक भी विदेश में जाकर बस गया है। रख रखाव के अभाव में ढहते ढहते यह खंडर में तब्दील हो गई। राम अवतार की बात का समर्थन करते हुए सरपंच हरपाल सिंह ने तफसील की। पांडे जी ने हवलदार श्रीपाल को जरूरी हिदायतें देते हुए लाश का पंचनामा करने को कहा और साथ ही साथ कंट्रोल रूम में सूचना देकर जानकारी जुटाने के लिए कहा कि कहीं आसपास के क्षेत्र में कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज नहीं है। फोरेंसिक टीम और फोटोग्राफर घटनास्थल पर पहुंच चुके थे और लाश का बारीकी से मुआयना किया जा रहा था। नवयुवती दुल्हन के लिबास में थी, परंतु पोशाक बुरी तरह से छिन्न भिन्न अवस्था में थी। युवती की नाक को तेज़धार हथियार से काट दिया गया था और कमोवेश यही स्थिति कानों की भी थी। सिर के बालों को भी जल्दबाजी में उसरे से साफ करने की कोशिश की गई थी और होंठों को भी किसी गर्म धातु से दागा गया लगता था। लाश के गले में लेडी सैंडल की माला बनाकर डाली गई थी और लगभग यही स्थिति शरीर के बाकी अंगों की भी थी। श्रीपाल, मुझे तो लगता है यह काम ज़रूर किसी सरफिरे आशिक का है। आपका क्या कहना है? प्रश्नवाचक दृष्टि से श्रीपाल की ओर देखते हुए पांडे जी ने प्रश्न किया। यस सर, आपका कहना वाजिब है। देखिए, यहाँ पर शादी का मंडप भी तैयार किया गया है। जहाँ तक मुझे लगता है पहले कातिल ने इस लड़की से शादी की होगी
और फिर उसे इस पेड़ से बांधकर निर्मम हत्या की होगी। यू आर राइट, मगर विवाह भी जबरदस्ती से किया गया है। देखो वहाँ मंडप के पास घसीटने के निशान बने हुए हैं, और देखो रगड़ लगने से लड़की का लहंगा भी जगह जगह से फट गया है। पांडे जी ने अनुभव के आधार पर अपनी राय प्रकट की। परंतु एक बात समझ में नहीं आई सर, यदि लड़की शादी ही नहीं करना चाहती थी तो वो दुल्हन के लिबास में तैयार होकर यहाँ आई ही क्यों? इसी बात की तहकीकात तो हमें करनी है श्रीपाल, मगर पहले आप कांस्टेबल सितारा को लेकर बॉडी को पेड़ से खुलवाओ। मगर ध्यान रहे, हो सकता है कातिल ने वहाँ कोई सुराग छोड़ा हो। जरूरी निर्देश देने के बाद पांडे जी फोरेंसिक टीम के डॉक्टर पी देशमुख से मुखातिब होते हुए पूछा, आपकी क्या राय है डॉक्टर साहब? सर, जहाँ तक मुझे लगता है कातिल और लड़की दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे और दोनों साथ ही यहाँ पर आए, मगर लड़की कातिल की मनोस्थिति से वाकिफ नहीं थी, और जहाँ तक मुझे लगता है कातिल की मनोस्थिति ठीक भी नहीं रही होगी और वो लड़की से बहुत घृणा करता था। दोनों यहाँ पर किसी 4 पहिया वाहन से पहुँचे और शादी के मंडप तक पहुँचते पहुँचते कहीं ना कहीं कातिल के भीतर छिपा बैठा शैतान जाग उठा। उसने पहले लड़की के साथ फेरे लेने की कोशिश की और उसके पश्चात पेड़ से बांधकर टॉर्चर शुरू किया। इंस्पेक्टर साहब, बॉडी को ध्यान से देखिए। लड़की के वस्त्रों पर बालों के गुच्छे चिपके हैं। पेड़ से बांधने के बाद कातिल ने लड़की का मुंडन किया, फिर अपनी ईगो को शांत करने के लिए बेरहमी से एक एक अंग को नोचते हुए लड़की की निर्मम हत्या कर दी। लाश की स्थिति को देखकर मैं दावे से कह सकता हूँ कि यह लाश 24 से 36 घंटे पुरानी है। देशमुख साहब, मेरा भी लगभग ऐसा ही मानना है। श्रीपाल, आप मौके से सबूत इकट्ठा करें और छोटी से छोटी चीज़ को भी केस हिस्ट्री में शामिल कीजिएगा। हमें किसी न किसी स्थान पर तो कातिल के फिंगरप्रिंट ज़रूर मिलेंगे, और बाहर कच्ची मिट्टी पर गाड़ी के टायरों के निशान, कातिल और लड़की के जूतों के निशान ले लीजिएगा। श्रीपाल को जरूरी दिशा निर्देश देने के बाद पांडे जी फिर से डॉक्टर देशमुख से बात करने लगे। मगर डॉक्टर साहब, एक बात समझ नहीं आई, लड़की अगर अपनी मर्जी से दुल्हन बनकर विवाह करने के लिए मुजरिम के साथ इस वीरान खंडर में आई ही क्यों? अगर उन्हें शादी ही करनी थी तो वह कोर्ट मैरिज करते या किसी मंदिर में जाकर ब्याह रचाते। वही तो सर, जब लड़की को इस वीरान जगह पर लाया गया होगा तभी उसने एतराज़ किया होगा, और यही कारण रहा होगा उन दोनों के बीच मतभेद होने का। अपराधी बहुत शातिर दिमाग है, उसने सुनिश्चित योजना के अनुसार सारा ड्रामा किया और लड़की को अपने प्रेम पाश में फंसाकर यहाँ तक लाया। तो उसे कुछ शक हुआ होगा और उसने भागने की कोशिश की। ध्यान से देखिए, गाड़ी से लड़की की हाई हील सैंडल के निशान सीधे मंडप तक पहुँचे और साथ में मुजरिम भी अंदर आया, और यहाँ पहुँचते ही दोनों के बीच नोक झोंक हुई और लड़की ने तेज कदमों से वहाँ से भागने की कोशिश की। तभी तो मंडप से बाहर की ओर जाने वाले जो निशान बने हैं वह काफ़ी गहरे और फैले हुए हैं, परंतु मुजरिम लड़की से अधिक शक्तिशाली था और वह जबरदस्ती उसे खींचकर यहाँ तक ले आया। यहाँ पहुंचकर दोनों के बीच काफ़ी देर संघर्ष हुआ, मगर लड़की उसकी गिरफ्त से आज़ाद होने में असफल रही। अपने साथ लाई गई किसी उस्तरे जैसी नुकीले हथियार से बर्बरतापूर्वक लड़की के शरीर को तब तक टॉर्चर किया गया जब तक उसने जख्मों की ताब ना सहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। डॉक्टर साहब ने अपने अनुभव के आधार पर बात रखी। तभी कांस्टेबल सितारा ने एक लिफाफा पांडे जी को दिखाते हुए कहा, देखिए सर, घटना स्थल पर कुछ आईने के टुकड़े भी मिले हैं, इस पर मुजरिम के फिंगरप्रिंट जरूर होंगे। इतने में श्रीपाल ने मिट्टी पर बने सैंडल के निशान इंस्पेक्टर पांडे को दिखाते हुए कहा, देखिए सर, लड़की के गले में टंगे जूते और यहाँ बने निशान सेम टू सेम हैं। गुड जॉब श्रीपाल जी,
सारे सबूतों को सावधानी से एकत्रित करें और केस स्टडी में शामिल करें और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाएं। सब इंस्पेक्टर सुदेश पांडे जी बड़ी ही बेचैनी से थाने में अपनी कुर्सी के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे थे। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के दोनों हाथ खाली थे। पांडे जी द्वारा अपना पूरा जोर लगा दिए जाने के बाद भी कातिल का ना तो कोई सुराग मिल पा रहा था और ना ही शातिर दिमाग अपराधी ने कोई सबूत छोड़ा था। इतने में श्रीपाल ने सूचना दी कि दक्षिणी दिल्ली से एक गुमशुदा लड़की की रिपोर्ट 3 दिन पहले संबंधित थाना क्षेत्र में लिखवाई गई थी और उस लड़की का हुलिया हूबहू डेड बॉडी से मिलता है। शिनाख्त करवाने पर लड़की के माता पिता ने चेहरा कुचला होने के बावजूद अपनी बेटी को पहचान लिया। पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि लड़की का नाम सलोनी है और वह दिल्ली में ही प्राइवेट जॉब करती थी। 3 दिन पहले वह अपने घर से ऑफिस के लिए निकली थी और बाद में उसका कोई अता पता नहीं था। उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। डेड बॉडी को घर वालों को सौंपने के पश्चात पांडे जी फिर से केस की छानबीन में जुट गए। सलोनी के ऑफिस में सहकर्मियों और उसकी सहेलियों से अभी पूछताछ चल ही रही थी कि एक और लड़की के सनसनीखेज मर्डर की खबर ने पूरे इलाके में तहलका मचा दिया। आनन फानन में पांडे जी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। घटनास्थल का मंजर देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि समय अपने आप को दोहरा रहा है। इस बार भी एक लड़की किसी हैवान की हैवानियत का शिकार हुई थी, परंतु आश्चर्यचकित करने वाली बात यह थी कि इस मर्डर को भी हूबहू उसी तरीके से अंजाम दिया गया था जैसे सलोनी की हत्या हुई थी। वही दुल्हन की ड्रेस, वही टूटा हुआ आईना और वही लड़की के साथ जबरन शादी के पश्चात पेड़ से बांधकर एक एक अंग को नोचना कचोटना। 3 दिन के भीतर ही लगातार दूसरे हत्याकांड से जहां लोगों में रोष व्याप्त था, वहीं पांडे जी पर आला अफसरों का दबाव था कि इस सरफिरे मुजरिम को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। पांडे जी ने इस दोहरे हत्याकांड से पर्दा उठाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, अपने खबरचियों को काम पर लगा दिया। पांडे जी इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहते थे ताकि कोई और मासूम उस वहशी दरिंदे का शिकार ना बन पाए। सिरफिरे कातिल की दूसरी शिकार का नाम शीतल था और वह नई दिल्ली के रोहिणी इलाके की रहने वाली थी और एक कॉल सेंटर पर जॉब करती थी। दोनों युवतियों की आयु 30 से 32 वर्ष के बीच थी। केस की जांच के दौरान घटनास्थल पर पाई गई परिस्थितियों की समानता के आधार पर यह तो निश्चित था कि संभवतः कातिल एक ही है। पांडे जी ने दोनों लड़कियों की कॉल डिटेल, व्हाट्सएप, फेसबुक और ईमेल अकाउंट्स को चेक करवाया, जिसमें चौंकाने वाला तथ्य यह सामने आया कि दोनों के फ्रेंड सर्कल में एक व्यक्ति कॉमन था और दोनों के फ़ोन पर अंतिम बातचीत एक ही नंबर से हुई थी, जिसका अर्थ था कि दोनों का बॉयफ्रेंड एक ही रहा है। परंतु फेक आईडी के चलते पुलिस को उसकी कोई भी फ़ोटो या घर का पता उपलब्ध नहीं हो सका। दोनों लड़कियों के मित्रों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों से पूछताछ करने पर भी कातिल की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी। किसी ने भी उन्हें किसी लड़के के साथ आते जाते नहीं देखा था। इस दोहरे हत्याकांड से पर्दा उठाने का जितना चौतरफा दबाव पांडे जी पर था, उतना ही यह केस उलझता जा रहा था। श्रीपाल जी, एक कप गर्मा गर्म चाय तो पिला दो। इस केस ने तो मेरा दिमाग ही खराब करके रख दिया है। हर अपराधी कोई ना कोई सुराग या गलती तो कर ही बैठता है, मगर इस शातिर ने तो 2-2 घटनाओं को अंजाम दे दिया और आज भी हम खाली हाथ बैठे हैं। पांडे जी के स्वर में झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, पांडे जी मुजरिम को सलाखों के पीछे पहुंचा पाएंगे या वहशियत का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा?
जानने के लिए हमारे YouTube चैनल NS एजुकेशन होम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम बहुत जल्द फिर से हाजिर होंगे कहानी का दूसरा और अंतिम भाग लेकर। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।